हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी इंग्लिश का 2009 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये जो वीडियो है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, टीजीटी एंड नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर? लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन कब अपीयर हुआ था? लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई एक पोयम है। इसके 4 एडिशन थे। फर्स्ट एडिशन इसका जो है 1798 में पब्लिश हुआ था। सेकंड एडिशन इसका 1800 में हुआ था। थर्ड एडिशन 1802 में पब्लिश हुआ था और फोर्थ एडिशन इसका 1805 में पब्लिश हुआ था। सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम इज वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें ये जो पोएम है इसमें किसको एड्रेस्ड है? ये जेन ऑस्टन, कॉलरिज, पॉप या डॉक्टर जॉनसन? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है कॉलरिज। एसटी, देखिए जो लिरिकल बैलेड है ये एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखी थी। ये उनका जॉइंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सो कॉलरिज को एड्रेस किए हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज? देखिए, 3 years शी ग्रू ये लूसी ग्रे वाली पोएम से लिया गया है। द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, FAWN। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वर्क वॉज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाई कीट्स एज a feverish attempt rather than a deed accomplished? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड कीट्स डाई? कीट्स, जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, शेलीज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड? शेली का जो अलास्टर है वो और किस नाम से जाना जाता है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैब, स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन या नेपल्स, या नन ऑफ दीज? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है, हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाय शेली इन एडोनाइज? शेली के द्वारा एडोनाइज में किसकी डेथ पर मॉर्न किया जाता है? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या कोई नहीं? तो कीट्स की डेथ पर पीबी शेली ने दुख व्यक्त किया था एडोनाइज पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं है? व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लाउड एक्सेंट्स आर सून फॉरगेट, व्हेन द लैम्प इज शटर्ड, or nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level stands stretched far away. Ozymandias. Third है, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fell upon the thorns of life, I bled. Ode to the west wind. Yeah, a heavy weight of hours has changed and bowed one too like thee, tameless and swift and proud, Adonize। देखिए ये वाला करेक्ट नहीं है, एडोनाइज से नहीं ली गई हैं ये लाइंस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकन्स। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सी ऐसा वर्क है जो डिकन्स ने नहीं किया। द क्रिकेट ऑन द हर्थ, ये भी डिकन्स का है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये भी डिकन का है। बारनेबी रज भी डिकन्स का है। और है ओल्ड फॉर्चुनेटस, ये डिकन्स का नहीं है, ये किसका है, थॉमस डेकर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें थॉमस ग्रैडग्रीन, हार्ड टाइम्स, राइचर्ड कार्स्टोन, ब्लैक हाउस, एडा क्लेयर, ब्लैक हाउस, एबल मैकविच, ओलिवर ट्विस्ट। इसका 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच इज द नॉवेल्स बाय हार्डी। द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, जूड एंड एब्सक्यूर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी जो हैं द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, जूड, द ऑब्सक्यूर, ये सारी जो हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। हार्डी का एपिक ड्रामा का क्या टाइटल था, द डायनेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, द डायनेस्ट। डायनेस्ट क्या है, थॉमस हार्डी का एक एपिक ड्रामा है। नेक्स्ट है विच वन व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। हार्डी के एपिक ड्रामा का क्या टाइटल था, द डायनेस्ट। हार्डी के एपिक ड्रामा का टाइटल द डायनेस्ट था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट। ऐश वेडनेसडे, ऐश वेडनेसडे एक इलियट का ड्रामा नहीं है। नेक्स्ट है हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। तो इसका आंसर है हेलन गार्डनर। When was T.S. Eliot born? T.S. Eliot कब born हुए थे, 1888 में। नेक्स्ट है वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शी इज। इनमें से एक कैरेक्टर को शेक्सपियर ने फोर्थ विच कहा है, वो कौन है, ओफेलिया, लेडी मैकबेथ, एमिलिया या जूलियट। लेडी मैकबेथ। देखिए मैकबेथ ड्रामा में मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने फोर्थ विच कहा है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इसमें अपोस्ट्रोफी है। देखिए जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उनमें मोस्टली अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फिगर ऑफ स्पीच पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन्स एबे। टिंटन्स एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ये बहुत फेमस है। टिंटन्स एबे, लिरिकल बैलेड, द प्रेल्यूड और डैफोडिल्स, इन सभी पोएम्स पर भी मैंने सेपरेटली वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आपको देखनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ। नेक्स्ट है माइकल हेंशर्ड बिगन हिज लाइफ एज ए ड्राइवर, कारपेंटर, वेवर या हेयर ट्रेशर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, हेयर ट्रेशर। नेक्स्ट है हु हैज़ कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन्स, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। टू मी, मेरे लिए, दैट कप, वो कप, हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। जॉन केट्स ने कहा था, पी.बी. शेली ने, शेक्सपियर ने, रॉबर्ट साउथ है। तो इसका करेक्ट आंसर है पी.बी. शेली। नेक्स्ट है हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट वॉज एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश, अ कैनेडियन या साउथ अफ्रीकन। तो हेमिंगवे जो एक नॉवेलिस्ट थे वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टलैंड एक बहुत फेमस वर्क है जो टी.एस. इलियट का है, ये 1922 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्चरस आइज। इसमें पर्सोनिफिकेशन। Who has penned the following lines, I am sinner, I am sent, I am the beloved and the betrayed। I am a sinner, मैं एक पापी हूँ,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नसीम मिर्ज़ा, कमला दास या सरोजिनी नायडू। तो ये कमला दास ने कहा था। नेक्स्ट है द ईडियम हश मूनी मीन्स द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट। देखिए हश मूनी का मतलब होता है द ब्राइब रिश्वत, पेड जो दी गई हो, टू कीप सम मैटर सीक्रेट कुछ मैटर्स को सीक्रेट रखने के लिए जो मनी रिश्वत दी जाती है मुंह बंद करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हश मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द पार्ट विच contains an error in the following sentence. If there is no error in it, mark Fort as your choice. One should take advantage of opportunities to talk with native orator if one wants to improve his English. No error. देखिए one should take advantages of opportunities to talk with native orators. हर किसी को लाभ उठाना चाहिए ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवसरों का, टू टॉक बातें करने के, विद नेटिव ओरेटर राष्ट्र के वक्ताओं के साथ, इफ़ एनीवन वांट्स यदि कोई चाहता है, टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश अपनी इंग्लिश को सुधारना। तो यहाँ पर देखिए ही का पॉसेसिव होता है हिज और वन का पॉसेसिव होता है वंस, वंस इंग्लिश। तो यहाँ पर हिज की जगह वंस आना था, यही इसमें मिस्टेक है। तो क्लियर हुआ आपका। देखिए जैसे ही का पॉसेसिव केस हिज होता है, शी का पॉसेसिव केस हर होता है, इसी तरह से वन का पॉसेसिव केस जो होता है ONE वन और अपोस्ट्रोफी S लगता है उस पर, तो वंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हिज की जगह वंस आना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता, सिर्फ यही मिस्टेक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हुआ। नेक्स्ट है mark the part which contains an error in the following sentence. If there is no error in it, mark for as your choice. The great poet and dramatist the Kalidas is regarded as the Shakespeare of India. No error. देखिए इसमें the great poet and dramatist द कालिदास, कालिदास एक नाम है, नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता, यही इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ अलैक्रिटी इज, अलैक्रिटी का क्या मतलब, एंटोनियम क्या है, एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द। तो अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, तो इसका जो एंटोनियम हुआ वो हुआ हेजिटेशन। अलैक्रिटी मीन्स तत्परता, तैयार रहना एकदम, और हेजिटेशन मीन्स थोड़ा हिचकिचाना, देर लगाना। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ एवियरी इज, एवियरी का सिनोनियम क्या होता है, सिनोनियम मीन्स होता है पर्यायवाची या सेम मीनिंग। तो एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाल, तो इसको कहेंगे प्रिजन मीन्स होता है जेल या कैद, डिफॉर्मेटरी लार्ज केज फॉर बर्ड्स, तो इसका यही तीसरा ऑप्शन सही है, लार्ज केज बड़ा पिंजरा फॉर बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अ फ्लाइंग विजिट, अ फ्लाइंग विजिट का इडियम का मीनिंग क्या होता है, ए शॉर्ट विजिट, a visit to the space, a visit by an aeroplane, a visit on a gas filled balloon। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, a very short visit। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द इंडियन मैगपी इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फाइट, यहाँ पर क्या आएगा प्रीपोजिशन इन। नेक्स्ट है सी द सजेस्ट, स्पिल कैच, सी द सजेस्ट करता है स्पिल को, कैच को, ड्राई को या बॉयल को, तो बॉयल है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनियम ऑफ सार्डोनिक इज, सार्डोनिक का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, तो इसका मिजरेबल, क्रूअल, नॉइजी या स्कॉर्नफुल, तो इसका तिरस्कारपूर्ण का मतलब भी जो है सार्डोनिक का मतलब तिरस्कारपूर्ण और स्कॉर्नफुल मीन्स भी तिरस्कारपूर्ण। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ
इजोटेरिक इजोटेरिक मीन्स होता है गुप्त, तो इसका एंटोनियम लिखना हमें विलोम। देखिए क्लियर मीन्स भी खुलकर, ट्रांसपेरेंट मीन्स भी, सिंपल और एपरेंट, ये तो चारों ही इसके एंटोनियम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट एंटोनियम है वो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्रेन वेव इज। ए ब्रेन वेव इडियम का क्या मतलब है? ए वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन। देखिए ये वाला वंस, वन का पॉसेसिव जो मैंने अभी बताया था ना आपको, वन, तो ये वाला वंस है ONE', वन का पॉसेसिव केस। सडन इंस्पिरेशन, ए बिग फस एंड इन्वेंशन। तो इसका सडन इंस्पिरेशन को कहते हैं ए ब्रेन वेव, यानी कि एकदम से इंस्पिरेशन आना। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ऑप्शन फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एब्सटेन फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से हेड्स करता है उसको क्या कहते हैं? मिसोगमिस्ट, यानी कि शादी से नफरत करने वाला। नेक्स्ट है ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। एक स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाए उसको क्या कहते हैं? मेडन, एक्सटेम्पोरी, मार्टिकुलस या मैटिन। तो इसको एक्सटेम्पोरी कहते हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी एक्सटेम्पोरी स्पीच के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। एक काल्पनिक नाम जो एक ऑथर के द्वारा माना जाए फॉर डिस्गाइज के लिए इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? सीडोनिम। सीडोनिम मीन्स होता है उपनाम। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पर हमें एक कंजक्शन लगाना है जो सुटेबल हो। तो यद्यपि ही इज सफरिंग मच पेन, यद्यपि वो है बहुत दर्द से पीड़ित था। यट, फिर भी। ही डजंट कंप्लेन, फिर भी उसने कोई शिकायत, फिर भी उसने शिकायत नहीं किया, फिर भी वह शिकायत नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इन द रूम, ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। He entered into the room, he entered the room, he entered in the room, या he entered to the room। देखिए जब हम गति करते हुए चलते हैं he entered into the room होना चाहिए, कि जब वो कमरे में आया होगा तो मोशन हुई होगी। जब मोशन होती है तो वहाँ पर इन की जगह into का यूज़ किया जाता है। तो एज आई थिंक यहाँ पर he entered into the room आना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड ओविंग टू द want of quorum। इसमें the meeting was adjourned due to want of quorum, या the meeting was adjourned for want of quorum। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है fill in the blank with correct pronoun। our soldiers are better than, हमारे soldiers are better, ज़्यादा बेहतर है, than किन से? those of the enemies, उन शत्रुओं से। तो यहाँ पर these की जगह दोज आएगा, यानी कि इनकी जगह नहीं, उनकी जगह, दूर हैं वो, तो वहाँ पर क्या आएगा? दोज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। द बुक कंटेन्स मैनी कोटेशंस, यहाँ पर बीच में आएगा एम्बिशियस, बिब्लिकल, मार्शियल या अल्टीरियर, इन चारों में से एक आना है। यहाँ पर क्या आएगा? बिब्लिकल कोटेशंस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच को बताइए। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ये
10th 12th क्लास में जैसे फिगर ऑफ स्पीच को पूछते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया जाता है 10th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में। तो ये जो है इसमें कौन सा, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। देखिए ऊँट की तुलना रेगिस्तान से की जा रही है, लेकिन तुलना का शब्द नहीं दिया हुआ एज लाइक और सो। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। और अगर यहाँ पर एज लाइक या सो दिया होता तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता, सिमली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच को चूज कीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंथ, ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह है, देखिए ये मर्सी एक पोएम थी विलियम शेक्सपियर की, जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई थी, ठीक है। तो उसमें ये लाइन्स थी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण, यानी कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्ट्रेंथ, बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड, यह गिरती है, एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे कि वर्षा की बूंदें स्वर्ग से गिरती हैं, इसी तरह से ये भी व्यक्तियों के हृदय में निवास करती है मर्सी। मतलब हम दया करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो इसमें जो है एज आ गया, एज द जेंटल रेन। देखिए दया की तुलना जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, स्वर्ग की जेंटल रेन से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमली हुआ। वैसे भी यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एज आ गया, तब भी आप जान लो कि यहाँ पर सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड या सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो उसी से जोड़ देंगे। तो ही आस्क्ड मी, वॉट आया तो वॉट का वॉट से जोड़ देंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे और सब्जेक्ट जो है हमारा उसको बदलेंगे, यानी कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी। हमें मी का अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब पर आ जाओ, इज एम आर, ये कौन से टेंस में हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। एक तुक्का मार तरीका भी है, इज एम आर को बदलेंगे वॉज या वर में। तो यहाँ पर आई के साथ क्या है, वॉज, डूइंग का डूइंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है हेमरेज की। हेमरेज, देखिए हेमरेज की स्पेलिंग है HAEMORRHAGE, हेमरेज। हेमरेज मीन्स होता है खून का बहना, कहीं पर भी खून का शरीर में बह जाने को हेमरेज कहते हैं, खून रुकता नहीं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, सीजरियन। सीजर, देखिए सीजरियन SAE, सीजरियन, यहाँ पर क्या है, सीजरियन SAESAREAN, सीजरियन। नेक्स्ट है इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया फर्स्ट किस मैगजीन में पब्लिश हुए थे, बॉम्बे में, ब्रिटिश मैगजीन, स्विस मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन या लंदन मैगजीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, लंदन मैगजीन। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब ब्रोक आउट हुआ, 1789 में। नेक्स्ट है इन विच पोएम ऑफ शेली डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्वर। शेली की किस पोएम में ये लाइनें देखने को मिलती हैं, एलस, आई हैव नो होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। ये किस पोएम से ली गई हैं, स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये एक पोएम थी, 12th क्लास में थी, लेकिन अब सिलेबस से हटा दी गई है। ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी पोएम थी पीबी शैली की। आई लाइक दिस पोएम अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट है बाय होम शैली हैज़ बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। शैली को ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसके द्वारा कहा गया? स्विनबर्न। देखिए इसका सही ऑप्शन जो है वो स्विनबर्न है, SWINBURN। नेक्स्ट है हु रोट द फॉलोइंग लाइन फॉर शैली। पीबी शैली के लिए ये लाइन्स किसने लिखी? ही इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द अवॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वैन। तो ये लाइन्स लिखी थी मैथ्यू आर्नोल्ड ने पीबी शैली के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ पोइटेस कमला दास। कमला दास का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका था माधवी कुट्टी। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, माधवी कुट्टी इज़ द रियल नेम ऑफ द पोइटेस कमला दास। नेक्स्ट है नसीम इज़ाकिल इज़ अ बॉर्न ब्रिटिश, अमेरिकन, स्विस या ज्यू। नसीम इज़ाकिल एक अमेरिकन बॉर्न थे, ठीक। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज एक पोएम है, इसको लिखने वाले कौन है? कमला दास, इज़ाकिल, रामानुजन या कोई नहीं? तो इज़ाकिल ने लिखी थी एंटरप्राइज। नेक्स्ट है द थीम ऑफ एलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ नसीम इज़ाकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कमला दास या वॉल्ट व्हाइटमैन। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन सही है, नसीम इज़ाकिल। नेक्स्ट है व्हाइटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंट्स 11 सेक्शन, 9 सेक्शन, 13 सेक्शन। तो इसका नन ऑफ दीज कोई सा भी सही नहीं है, इसमें 4 सेक्शन थे। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का फर्स्ट सेक्शन कौन सा था? द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर या द ब्यूरियल ऑफ द डेड। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज द ब्यूरियल ऑफ द डेड इज T.S. Eliot's Westlands, the first section. Okay. Next, in which critical essay did Eliot make the following statement? The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe, from Homer, has a simultaneous existence and compose a simultaneous order. किस ऐसे में T.S. Eliot ने ये स्टेटमेंट बनाया? तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द मेटाफिजिकल पोइट, बोथ ऑफ अबव। तो ये ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में बनाया था उन्होंने ये थीम। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या था? क्या नाम था? समर इन कैलकाटा, द डिस्केंडेंट्स, माई स्टोरी या इनमें से कोई नहीं? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, माई स्टोरी। माई स्टोरी इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ कमला दास हैज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? व्हाई नॉट लीव, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, critics, friends, visiting cousins, every one of you, why not let me speak in any language I like। देखिए ये कब बोला था उन्होंने? एन इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हेवन वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1874, 26 मार्च 1874 में। नेक्स्ट है कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम। ये किसके बारे में था? ओड टू साइक, ओड टू मेलनकली, ओड टू अपोलो या ओड ऑन इंडोलेंस? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओड टू अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोएम ऑफ सरेंडर टू मेल domination, protest against male domination, harmony between husband and wife, jealousy। तो ये क्या है? protest against male domination। next है who among the Indian politicians was inspired by the following lines। इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटिशियन इन लाइन्स से प्रभावित हुए या प्रेरित हुए? the woods are lovely, dark and deep,
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी पोयम है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग है इसका नाम पोयम का। तो ये जो है, इस पोयम से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल। लाइक अ पेशेंट, एक पेशेंट की तरह, एथराइज्ड सुन पड़ा हुआ था, अपॉन ए टेबल एक टेबल पर। इस पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवेल मुल्क राज आनंद का नहीं है? अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द सेकंड वाइफ। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, द सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ है शेरिल ब्राउन का। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का क्या नाम था? थॉमस आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज डेथ वाज commemorated by Arnold in Thyrsis। थायरिसिस में आर्नोल्ड, देखिए आर्नोल्ड को थायरिसिस में किसकी डेथ कॉमेमोरेटेड होती है? नेक्स्ट, आर्थर हफ क्लफ। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा है यहाँ पे? आर्थर हफ क्लफ, ये इनके दोस्त थे। नेक्स्ट है, Arnold's celebrated poem, The Scholar Gypsy, is based on an old legend narrated by Glenville in The Vanity of Dogmatizing. Third option is correct, The Vanity of Dogmatizing. Next, in whose memory was in memoriam written? किसकी याद में in memoriam लिखी गई थी? ऑर्थर हेनरी हेलम, अलेक्जेंडर पॉप, रॉबर्ट ब्राउनिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, आर्थर हेनरी हेलम। नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स, येट ऑल एक्सपीरियंस इन एन आर्च वेयर द ग्लीम्स दैट untraveled world whose margin fades forever and forever when I move crossing the bar, Ulysses tears it lay tears the lotus eaters। तो इसमें है यूलिसिस।